गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं राहुल सर और आज आप लोगों को लिए मैं एक बहुत ही अच्छा क्लास लेकर आया हूं, क्लास 10th का इतिहास सब्जेक्ट का। आज इतिहास विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विषय इतिहास को पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। और क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी के बारे में आज जानने के लिए कोशिश करेंगे और पूरी जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग बढ़िया तरीके से जानेंगे। तो इतिहास में क्लास 10th के इतिहास में जो पहला चैप्टर वो क्या है? चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, वो सबसे पहला चैप्टर है। और यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वो क्या कहता है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो क्या कहता है, उसके बारे में जानेंगे। कि अच्छा, उसे जानने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। तो अगर पूछे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है तो आप क्या कहिएगा? यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब कि हमारा जो ये पहले पूरा दुनिया था, ये पूरा दुनिया राजतंत्र हुआ करता था, मतलब राजाओं का शासन हुआ करता था। धीरे धीरे राजाओं का शासन समाप्त करने के लिए पूरे विश्व में, और पूरे विश्व के जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोपीय जो महाद्वीप है, यूरोपीय महाद्वीप में सबसे पहले राजतंत्र हटा के लोकतंत्र लाया गया। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों द्वारा लोगों के लिए, ठीक है ना, एक ऐसा शासन चुनना, एक ऐसा मंत्री चुनना जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में होगा और उनको कुछ टाइम लिमिट दिया जाएगा, जैसे 4 साल, 5 साल, 6 साल, लगभग एक टाइम लिमिट दिया जाएगा। इसके बाद यदि वो देश की सेवा के लिए अच्छे ढंग से काम किए तो लोग फिर से कोशिश करेंगे उन्हीं को दोबारा उसी पद पे बैठाए, और नहीं तो फिर अगले 4 साल, 5 साल या 6 साल का जितना भी जिस देश का टाइम लिमिट हो उसके अनुसार फिर से उनको राजा बनाना है या नहीं बनाना है, वो देश के लोग चुनाव करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले पूरे विश्व में जो राष्ट्रवाद शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? यूरोपियन कॉन्टिनेंट से शुरू हुआ। राष्ट्रवाद का और भी एक अच्छा मीनिंग होता है, एक अच्छा मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम। ठीक है, देश के प्रति प्रेम में बहुत सारा चीज होगा। गरीबों के लिए उत्थान, ठीक है ना, महिलाओं को विकसित करना और उनका उज्जवल भविष्य के लिए सोचना, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए सोचना, अच्छा हॉस्पिटल होना, ठीक है, ये सारी चीजें भी राष्ट्रवाद कहलाता है। दुश्मन देशों से खुद के देश को सुरक्षा करना, ये सारी चीजें राष्ट्रवाद में आएंगी। तो आज हम लोग 10th क्लास के सब्जेक्ट इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद को देखने से पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, इतिहास से। तो इतिहास क्या कहता है, देखिए यहाँ पर इतिहास क्या कहता है। इतिहास मतलब इति प्लस हास, यानी बीता हुआ कहानी, ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। इतिहास का क्या मतलब होगा? ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा, उसे हम लोग इति और प्लस हास के रूप में जानते हैं। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। आप जब किसी भी पुराने चीज के बारे में जब अध्ययन करते हैं, आज से 100 साल, 200 साल, 50 साल, 30 साल, 40 साल, यानी आपके बीते हुए समय के बारे में जब आप अध्ययन करना शुरू करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास के रूप में जानते हैं। यानी आप बीते हुए अतीत के बारे में जानेंगे, बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले के लोग कैसे होते थे, उन लोग का रहन सहन कैसा था, ये दुनिया कैसा था, क्या था, नहीं था, इन सारी तमाम चीजों के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। देखिए, इतिहास तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है। तो हमारे पृथ्वी में ऐसा होता है कि पुराने जमाने में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी और उन सारी घटनाओं को उजागर करना, जैसे मानिए कि आज से 7000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता था, मोहनजोदड़ो, ठीक है, कालीबंगा, धौलागिरी, उस समय लोग मोहनजोदड़ो में कैसे रहते थे, उन लोग का रहन सहन क्या था, स्थाना घर कहाँ था, नाला नूली क्या था, उन लोग कैसे रहते, घर कैसे बना था, शिक्षा दीक्षा कैसा था, उन सारी चीजों को उजागर करना, उन लोगों के बारे में जानना, ठीक है, और भी इससे पुरानी चीजों के बारे में भी जानना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, आप क्या जवाब दीजिएगा? इतिहास का जनक, जिन्होंने इतिहास को बढ़िया तरीके से हम लोगों को समझाया, उनका नाम क्या है? हेरोडोटस है। तो आपसे पूछे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहता है, जो यूनान देश के निवासी थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया। यहाँ पर थोड़ा सा मिटक गया है, हम बता देंगे बाद में कभी। प्रस्तुत किया। कश्मीर में इतिहास के बारे में कलहन की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी से मिलती है।
ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को क्या कहता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, और हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, हेरोडोटस यूनान देश के रहने वाले थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया। और कश्मीर में इतिहास के बारे में कलहन की प्रसिद्ध रचना राज तरंगिणी से मिलती है। थोड़ा जान लेते हैं कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में जो इतिहास के है उसको कलहन की प्रसिद्धि के बारे में राज तरंगिणी से इनका क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर एस कृष्णन। डॉक्टर एस कृष्णन क्या कहते हैं, डॉक्टर एस कृष्णन के अनुसार इतिहास की परिभाषा, हमारे देश के एक ऐसे इतिहासकार थे जिनका नाम है डॉक्टर एस कृष्णन। एस कृष्णन क्या कहते हैं और वो इतिहास की परिभाषा क्या देते हैं। देखिए वो इतिहास की परिभाषा कहते हैं, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलते रहने वाला विषय है। इतिहास क्या है, अतीत और वर्तमान, यानी पिछले समय में क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा है, उसके बीच में जो निरंतर चलने वाला विषय है क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत मतलब जो बीत चुका हो, जो समय बीत चुका हो उसे हम लोग अतीत कहते हैं। वर्तमान मतलब जो अभी गुजर रहा है, अभी आप क्या कर रहे हैं, उसे हम लोग वर्तमान कहते हैं। भविष्य किसे कहते हैं, जो आने वाला है, जो अभी आने वाला है उसे क्या कहते हैं, भविष्य कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग पास्ट टाइम, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। और इसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्यूचर, यानी भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले समझाया था कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद में बहुत सारी चीज आएगा, देश की विकास करना, अपने देश के बारे में सोचना, उसका भलाई करना, ठीक है, अपने देश को कुछ ऐसा योगदान देना जिससे कि देश के लोग या देश आगे बढ़े, उससे हम लोग राष्ट्रवाद, यानी अपने देश के साथ अति प्रेम, अपने देश के साथ अति प्रेम ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है। ये क्या एक परिकल्पना है और उसमें योगदान देना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जब देश का विकास होने लगे, देश का जब विकास होने लगे, देश जब आगे बढ़ने लगे तो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले यूरोपीय देश में हुआ था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हुआ था। ठीक, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है। और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोग ऐसे थे कि जो अपने देश से बहुत अधिक प्यार करने लगे, बहुत अधिक प्यार करने लगे अपने देश से, और अपने देश के बारे में सोचने लगे कि हमारे देश के जितने भी सारे नागरिक हैं, ठीक है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ का शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, यहाँ का हॉस्पिटल सिस्टम कैसे अच्छा बढ़ेगा, स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, यहाँ पे जो भी व्हीकल सिस्टम माने सवारी का सिस्टम कैसा होगा, ठीक है, शहर को साफ सुथरा ढंग से कैसे रखा जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सारी चीजों के बारे में क्या यूरोपियन देश के लोग सबसे पहले क्या किए, सोच लाए करा, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में ये भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति अपने देश के बारे में अच्छा अच्छा चीज सोचे, अपने देश को विकास करने के बारे में, अपने देश को और आगे ले जाने के बारे में सोचे, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवादी कहलाता है। यानी वो अपने देश से प्रेम करने वाला, वो अपने देश से प्रेम करने वाला सबसे अच्छा भक्त होता है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा लिखा है कि एक क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, अच्छा, फ्रांस की क्रांति पूरे विश्व में सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि फ्रांस एक ऐसा देश है, वहां पर एक क्रांति उजागर हुआ, और उस क्रांति में क्या देखा गया, उस क्रांति में यह देखा गया कि वहां के राजतंत्र को खत्म करके, फ्रांस के राजतंत्र को खत्म करके वहां पर क्या लाया जाए, लोकतंत्र लाया जाए। और उसी लोकतंत्र को लाने के लिए सबसे पहले कहां पर क्रांति स्टार्ट हुआ, अपने फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुई। फ्रांस कहां पर पड़ता है, एक यूरोपीय देश है। देखिए 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। क्या क्या चीज, अच्छा आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1700 फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है, देखिए सबसे पहले राजनीतिक, इसके बाद आर्थिक, राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ चीज, आर्थिक मतलब पैसे से जुड़ा हुआ चीज, सामाजिक मतलब
यानी हमारे सोशल से जुड़ा हुआ चीज, समाज से जुड़ा चीज, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, बौद्धिक बुद्धि विकास से जुड़ा हुआ चीज, कारणों को मारा था, इत्यादि सारी चीजों के लिए क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां थे। अगर पूछे कि इस समय फ्रांस के राजा कौन थे, इस समय फ्रांस के राजा कौन थे, लुई 16वां कौन थे, वो फ्रांस के राजा थे। कह रहा है कि लुई 16वां, इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लुई 16वां जब राजा बने, कहाँ के, फ्रांस के जब राजा बने, तो उनके समय बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि जात पात का भेदभाव कहीं पर, आज से 200-500 साल पहले भी जात पात का भेदभाव था, और अभी भी जात पात का भेदभाव हमारे यहाँ पर लगभग पाया जाता है। लेकिन उस समय यूरोपीय देशों में जात पात का भेदभाव सबसे अधिक था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। अच्छा, पादरी मतलब जो वहां पे पुजारी टाइप के लोग होते थे, कुलीन मतलब जो वहां पे पैसे वाले लोग थे, जमींदार टाइप के पूंजीवादी लोग थे, थोड़ा अच्छा खासा जो बिजनेस करते थे, व्यापारी लोग थे, उन लोगों को कुलीन का दर्जा दिया गया। इन लोगों की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी। और जो वहां पर गरीब मजदूर थे, उन लोगों का स्थिति उतना अच्छा नहीं था। इसके बाद कहा कि इस क्रांति के मार्ग को वाल्टेयर रूसो तथा मांसवेव ने आगे बढ़ाया। तो दो व्यक्ति थे, एक का नाम था वाल्टेयर, एक का नाम था मांसवेव। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाया, ताकि फ्रांस देश को और भी विकसित किया जा सके, यहाँ से राजतंत्र हटा के यहाँ पर लोकतंत्र लगा सके, और उस लोकतंत्र में अच्छे से फ्रांस को विकसित किया जा सके। लिखा है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या क्या है। ऐसा क्या क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति 1789 में जब फ्रांस की क्रांति खत्म हुआ, फ्रांस की क्रांति जब खत्म हुआ, तो उसके बाद देखिए यहीं पर है, ठीक है, यही है राजा साहब, और इनको क्या करके हटा के फिर एक नया लोकतंत्र बनाया गया था। लिखा है इसके बाद कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या क्या है। जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो क्या क्या ऐसे मुख्य मुख्य काम हुए, तो देखिए क्या क्या मुख्य। 1789 के फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए। जैसे अच्छा, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुआ, तो उस फ्रांस की क्रांति के समय बहुत सारा सकारात्मक कार्य किया गया। तो कौन कौन से सकारात्मक कार्य किए गए, ठीक है, अपने देश की सेवा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे क्या क्या डेवलपमेंट किया गया। तो ऐसा क्या क्या डेवलपमेंट किया गया, देखिए ऐसा क्या क्या डेवलपमेंट किया गया। लिखा है कि एक नंबर में नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। एक नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, जहां पर चुने हुए लोग जाके बैठ सके और पूरे देश की प्रतिनिधित्व कर सके। नया संविधान बनाया गया, ठीक है, कानून वगैरह बनाए गए, नए संविधान बनाए गए, और उस संविधान में बहुत सारे कानूनों को अंकित किया गया, ताकि उस कानून के अनुसार पूरा देश के नागरिक चल सके। सभी को समान अधिकार दिया गया, पुरुष स्त्री सभी को क्या दिया गया, समान अधिकार दिया गया। एक मिनट, चलिए देखिए, सभी को क्या देगा, सभी को समान अधिकार देगा। उस देश में महिलाएं, पुरुष, गरीब, सभी को, जो भी धनी व्यक्ति थे, सभी को समान अधिकार दिया गया। क्यों सभी को समान अधिकार दिया गया, कि देश में रहने वाले जो सभी व्यक्ति है वो समान रूप से रहेंगे, ठीक है, और सब किसी के लिए कानून एकदम बराबर होगा, ठीक। इसके बाद लिखा है कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर देगा। किसको समाप्त कर देगा, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर देगा। सामंती व्यवस्था मतलब ऐसे कोई भी इंसान इस देश में नहीं चाहिए जो गरीबों को और गरीबी को दबाए कुचले, मजदूरों को अच्छा से रहने ना दे, उनको अच्छे ढंग से सैलरी ना दे, ये सारी चीज नहीं चलेगा। यानी कहने का मतलब है कि मजदूर भी अच्छे से जिएंगे, गरीब भी अच्छे से जिएंगे, गरीबी में जो व्यक्ति रहेंगे उनको उत्थान किया जाएगा, और उनको मदद करके इस समाज में उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए क्या किया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर देगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आयात और निर्यात कर थे, टैक्स था, जिससे लोगों को भारी भरकम बोझ उठाना पड़ता था, उन सारी कर को समाप्त कर दिया गया। नाप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया, ठीक है, नाप तौल के लिए। अच्छा, जब हम लोग वस्तु तौलते हैं तो वस्तु तौलने के लिए सेम, ठीक है, हर जगह ऐसा कोशिश किया गया, सभी जगह सेम क्या रहेगा, बटखारा रहेगा, ठीक है, सेम क्या रहेगा, बटखारा रहेगा, और उसी में नापा तौला जाएगा, ताकि सब किसी को समान रूप से कोई भी वस्तु मिल सके।
फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। फ्रांस का भाषा क्या है, जैसे हमारे देश में हमारी भाषा क्या है, हिंदी भाषा है, उसी तरह फ्रेंच को क्या दिया गया, राष्ट्रभाषा दिया गया। अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। फ्रांस में क्या बनाया गया, फ्रांस में अपना एक राष्ट्रगान अलग से क्या बनाया गया, अलग से एक राष्ट्रगान बनाया गया, ताकि उस देश के लोग उसी राष्ट्रगान के अंदर में रहकर, एक अनुशासन में रहकर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगाए और राष्ट्रवाद में पूरा एकदम लीन हो जाए। ठीक है, इत्यादि सारे पॉइंट थे फ्रांस में क्रांति के कारण। आज ये पहला चैप्टर का ये पहला पेज यहीं तक खत्म हो गया है, और फिर हम लोग अगले क्लास में फिर हम लोग दूसरे पेज को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और फिर आप लोगों के लिए मैं तुरंत नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।